दोस्तों कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट का रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना तथा रासायनिक समीकरण के प्रकारों का अध्ययन किए थे, जिसमें से दो का हो गया था यानी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे यानी तीसरे प्रकार से पढ़ेंगे। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक तत्व है और एक यौगिक है, इसमें से क्या होता है कि एक तत्व इस यौगिक के एक तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित यानी हटा देता है। इसमें से देख लेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, विस्थापन होकर के आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ, कॉपर का। इसमें से कॉपर का विस्थापन हुआ है और यहाँ पर देख लीजिए दूसरे एग्जाम्पल में उसी तरह कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है। इसमें देख लीजिए तो इसमें भी कॉपर का विस्थापन हुआ है। यानी अगर एक ताकतवर कोई एक ताकतवर है, कोई खली है, तो उससे अपने कमजोर वालों को उठा के फेंका देगा और जब फेंकाएगा तो क्या होगा, वो जो उसको चाहिए वो तो ले लेगा ना। आयरन अधिक अभिक्रियाशील होता है और कॉपर जबकि कम क्रियाशील होता है, इसलिए जो अधिक अभिक्रियाशील है वो सल्फेट से जाकर के क्रिया कर लेता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर को वो विस्थापित कर देता है यानी हटा देता है। उसी तरह जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। उसी तरह लेड भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लेड भी क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दो यौगिक हैं, इन दोनों यौगिक में क्या हो रहा है कि अदला बदली हो रहा है, तत्वों का अदला बदली हो रहा है। इन यौगिकों में देख लीजिए सल्फेट सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ, ये सल्फेट जाकर के किससे जुड़ गया, बेरियम से। उसी तरह ये सोडियम किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हाथ दो एक हाथ लो, तो इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब देख लीजिए कि कैसे होगा। तो सोडियम है, अब सोडियम के पास प्लस होता है, यानी सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर देखेंगे तो एक ही होगा ना इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और बेरियम की कितनी होती है, बेरियम की 2 होती है, 2+ होती है। उसी तरह अगर देखेंगे सल्फोनेट का तो SO2- होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कितना रखता है, 2 रखता है। और क्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरह सोडियम क्या कर लेता है, जब अपने तरह का मिलेगा कि हम एक दे रहे हैं वो 1 लेगा तो दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। और बेरियम क्या है कि इसके पास 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो दोनों क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए इस तरह से आदान प्रदान हो जाता है। जब आदान प्रदान हो जाता है तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक बात और देख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि ये एक्वस फॉर्म में होता है और ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, यानी जलीय विलयन में घोल है ना, घोल के रूप में उपस्थित रहते हैं। और ये जो अभिक्रिया करते हैं तो ये सॉलिड में बन जाते हैं, मतलब सॉलिड में बदल जाते हैं, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में ही रहते हैं, यानी जलीय विलयन में ही रहते हैं। तो अब ये सॉलिड बन गया तो इससे हम अवक्षेप कहेंगे। तो अवक्षेप इसे कहते हैं। अवक्षेप अब किसे कहते हैं, तो अवक्षेप वो होते हैं जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में आघूलनशील होते हैं, आघूलनशील हैं। तो अवक्षेप क्या है, जलीय विलयन में आघूलनशील हैं। और जब इस तरह अभिक्रिया होता है यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है या कोई अभिक्रिया होता है, अगर अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। अब देखते हैं 5वां यानी उपचयन अपचयन। इसमें हम अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद या पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, यानी ऑक्सीजन आके जुड़े तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं ना। तो जैसे देखो कॉपर में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो इसे
कहते हैं कापर का दहन, यानी जिसे कहते हैं कापर को हम अगर किसके उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में, ताप में अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये कापर ऑक्साइड में बदल जाएगा। वैसे ही अपचयन अपक्रिया ये इसके विपरीत होता है। क्या होता था इसमें कि वृद्धि होती थी, और इसमें क्या होगा कि कमी होगी। यानी अपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी उत्पाद में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी हो गए, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया। जैसे इसमें देख लीजिए एग्जांपल के रूप में कापर ऑक्साइड है, अगर हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे और उसके हम क्या करेंगे, ताप देंगे, तो कापर इधर हो जाएगा और कापर से ऑक्सीजन निकल के कहां चला जाएगा, जल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक। और उपचयन अपचयन अपक्रिया क्या, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो उपचयन अपचयन अपक्रिया क्या होता है कि जब किसी अपक्रिया में कोई अपक्रिया हो रहा है, उपचयन और अपचयन दोनों हो, यानी उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो अपचयन उपचयन या रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए कापर ऑक्साइड है, इसमें से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कापर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और इसमें अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी जल का उपचयन हो रहा है। तो आप देखते हैं संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ये धातु होते हैं जब वो क्या किसके संपर्क में आते हैं, अम्ल या आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी, है ना, ये तो इसके संपर्क में जब आएगी तो क्या हो जाएगा, या धातु उससे अपक्रिया करेगा, यानी ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेगा और धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा, जिससे वो खराब होने लगते हैं। धातुएं जो होती हैं वो खराब होने लगती हैं, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि आयरन है जो, यानी लोहा है, हम लोग देखते ही हैं कि लोहा क्या होता है कि नमी में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उस पर जंग लग जाते हैं, उसके रंग बदल जाते हैं, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक। जैसे चांदी हो गया, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, और जैसे तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, सब किसका है, संक्षारण का ही क्रिया है। यानी संक्षारण क्रिया की वजह से ही वो क्या हो गए हैं, उस पर परत चढ़ गई है। संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं ताकि संक्षारण ना हो सके धातुओं का। तो ये सब क्रिया है। आगे चैप्टर में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से संक्षारण। तो आगे देखते हैं कृतगंधिता, विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक सामग्री पदार्थ, खाद्य सामग्री पदार्थ जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उपचयित होकर उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाते हैं। मतलब इस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या होता है, जब कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ हम लोग ज़्यादा समय तक रखे रहते हैं, इसे फेंक देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे उनमें क्या हो जाता है, गंध आना शुरुआत हो जाता है उनमें से। तो उसे हम, उस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो उपचयित होने लगते हैं। उपचयित यानी ऑक्सीजन से वो अपक्रिया करके उपचयित होने लगते हैं और वो विकृत गंधिता बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चिप्स की थैली आती है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन भर दिया जाता है जो अक्रिय गैस है, मतलब बहुत ही कम क्रियाशील है, ताकि चिप्स का जो चिप्स है उसका क्या ना हो सके, विकृत गंधिता ना हो सके, वो मतलब उपचयित ना हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।